नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है वह बहुत अधिक होता है, यानी कि 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर की रेंज में अगर मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उसको हम नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट, यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत कम होता है तो उसे हम एनोमलस या असामान्य ज़ीमान इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से नॉर्मल और एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट को डिफाइन किया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो चीज़ नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट और असामान्य ज़ीमान इफेक्ट है वह किस प्रकार से हम इसकी स्टडी करते हैं, इसका क्या एक्सप्लेनेशंस होता है और जीवन शिफ्ट की वैल्यू कितनी होती है और कैसे हम डिटरमाइन करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से, इसके बारे में यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट। तो नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट के अंदर हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत अधिक लगाते हैं और नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट के अंदर ये जो स्पेक्ट्रा जनरेट होता है वह लेस देन 3 होता है, यानी कि स्पेक्ट्रा या तो 2 होगा या फिर 3 लाइन में यह स्प्लिट्स होता है। और यदि मोर देन 3 हो, यदि ये जो लाइन है मोर देन 3 अगर जनरेट होती है तो वह एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट के अंतर्गत आता है। यदि हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो यह जिंक के अंदर होता है और यह सोडियम के अंदर D1 और D2 लाइन जो जनरेट होती है उसके अंदर होता है। तो ज़ीमान इफेक्ट के अंदर 3 लाइन या फिर 2 लाइन जनरेट होती है और इसके अंदर एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट के अंदर मोर देन 3 लाइंस जनरेट या क्रिएट होती है। तो इस प्रकार से हम नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट को डिफाइन करते हैं। तो नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट के अंदर यदि हम, चूँकि यहाँ पर ये जो स्पेक्ट्रा हम देखते हैं वह 2 कंडीशन में देखते हैं। एक तो D1 कंडीशन यानी चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल में, और एक देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में देखा जाता है। तो इसका जो स्पेक्ट्रा होगा वह हमें 2 कंडीशंस में मिलता है, यानी एक तो D1 कंडीशन में मिलेगा और एक D2 कंडीशन मिलेगा। D1 यानी चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल के अंदर, D2 यानी चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में देखा जाता है। तो यदि हम यहाँ पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र हम लगा रहे हैं, यदि अभी हमारे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया है हमने, तो ये जो लाइन है वह एक सिंगल लाइन में हमें दिखाई देगी, यानी स्पेक्ट्रा है वह सिंगल लाइन में दिखेगा इन एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम देखें तो यानी D1 कंडीशन में देखें जो कि चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल के अंदर है, तो इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में तो सिंगल लाइन दिखेगी, यानी कि हमारे पास यहाँ पर इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर सिंगल लाइन दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड कर देते हैं, यदि मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई कर दें तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है या जो सिंगल लाइन है वह स्प्लिट हो जाती है, दोनों तरफ सिमेट्रिक रूप से स्प्लिट हो जाती है, दोनों तरफ सिमेट्रिक, यानी इनकी जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। साथ ही साथ यह सर्कुलरली पोलराइज्ड होती है, सर्कुलरली पोलराइज्ड और अपोजिट डायरेक्शन में सर्कुलरली पोलराइज्ड होती है। तो जब हम अप्लाइड कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड को तो ये जो स्पेक्ट्रा है वह 2 भागों में विभक्त हो जाता है। अब ये जो हमारे पास सर्कुलरली अपोजिट और ये जो स्पेक्ट्रा जो जनरेट होता है
वह हम कैसे समझें कि सर्कुलरली पोलराइजेशन क्या चीज़ होती है। इसको अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं या फिर समझना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सर्कुलरली जो पोलराइजेशंस होता है उसके अंदर यहाँ पर ये जो पोलराइजेशंस जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो साइकिल्स हमारे जो जनरेट्स होते हैं वो एक सर्कल से जनरेट होते हैं। तो सर्कल से जनरेट होते हैं, दैट मीन्स ये एक सर्कल है। यहाँ पर भी क्या है, एक सर्कल है। तो यहाँ से हम एक यदि क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर 3 डायमेंशन में वेव्स चलती है लाइक दैट, यानी कि यहाँ पर जो वेव्स चलती है एक रूम के अंदर अगर एजुम्पशंस हम लोग कर लेते हैं तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस हो गया। तो नीचे जो हमारे पास फेस दे रखा है वहाँ पर इस तरह से हम लोग रख के देख सकते हैं। वहाँ पर हमारे पास ये जो प्लेन है, ये एक तो इस प्लेन के अंदर अगर मूव करता है, वेव्स अगर मूव कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड होगा और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये जो आपका ये नीचे वाला जो प्लेन है वह होगा इसका प्रोपोगेशन वेव के प्लेन के नाम से जानेंगे। और ये जो ये वाला आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा और ये वाली जो प्लेन होगी वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो दैट मीन्स हमारे पास इस कंडीशन में यदि यहाँ पर ये जो वेव जिस डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है वह यदि क्लॉकवाइज में अगर क्या होगी, पोलराइज्ड अगर होती है, क्लॉकवाइज में इस टाइप से अगर ये इसका पोलराइजेशन जनरेट होता है और यदि इसमें अगर मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होता है, यहाँ से वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और एंटी क्लॉकवाइज में अगर इस डायरेक्शन में अगर यदि इसका पोलराइजेशन होता है, यदि इसका ये पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर हम ये जो पोलराइजेशंस जनरेट होता है वह यहाँ पर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर होता है। यहाँ पर ये जो पोलराइजेशन होगा वह मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर जनरेट होता है, हर जगह यहाँ पर मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर एक इस डायरेक्शन में ये पोलराइजेशन, यहाँ पर इस डायरेक्शन में पोलराइजेशन है और यहाँ पर इस डायरेक्शन में, इसलिए हम कहते हैं इनको अपोजिट डायरेक्शन में पोलराइज, यानी एक दूसरे के ये सर्कुलरली पोलराइज्ड है लेकिन ये एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट है। तो इस प्रकार से इनमें पोलराइजेशन जनरेट होता है। अगर हम इसका एग्जांपल्स देखना चाहें तो सिंपल हम लोग जो हम लोग जो पॉपकॉर्न वगैरह खाते हैं एक पैकेट के बॉक्स के अंदर जिसको आप लोग देखते हो तो उसको हम पेज के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। उसके अंदर ये जो सर्कुलर पाथ जो चलता है यदि उसका रेडियस हम अगर इक्वल कर दें तो वो सेम इसी के डायरेक्शन में ये आगे बढ़ता है, इसी के डायरेक्शन में ये आगे बढ़ता है। यानी कि इसकी जो सरफेस होगी या पेज के अंदर अगर उसको मोड़ के अगर हम देखें तो आराम से इसको देख सकते हैं ये सर्कुलरली पोलराइजेशन कैसे होता है। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन हम बात करें, यह दूसरी कंडीशन में दैट मीन्स चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि इस कंडीशन में अगर हम रख देते हैं तो वहाँ पर नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट के अंदर जिसके अंदर 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर की रेंज का मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है, उस कंडीशन में यहाँ पर स्पेक्ट्रा कैसे दिखेगा। तो इसके अंदर हमारे पास ये जो स्पेक्ट्रा जनरेट होता है वो सेंट्रल लाइन के साथ साथ हमें यहाँ पर ये तो इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो
यहाँ पर सिमेट्रिकली 3 लाइंस मिलती है। यहाँ पर सिमेट्रिकली 3 लाइंस हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर ये जो हमारा यहाँ ये जो स्पेक्ट्रा हमें मिल रहा है, यहाँ पर ये जो हम पैरेलल प्लेन पोलराइजेशन के नाम से जानते हैं। पैरेलल प्लेन पोलराइज्ड, ये जो होते हैं वो पैरेलल प्लेन पोलराइजेशन होता है। अब ये पैरेलल प्लेन पोलराइजेशन क्या है? एक पैरेलल होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर प्लेन पोलराइजेशन। अब परपेंडिकुलर पोलराइजेशन क्या है और पैरेलल प्लेन पोलराइजेशन क्या है? परपेंडिकुलर, यहाँ पर हमारे पास हमें यहाँ पर ये E दिखाई देता है और यहाँ P दिखाई देता है। ये हम याद रखने का एक तरीका है। यहाँ पर ये जो जिस प्लेन में, जैसे कि हम यहाँ पर यदि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, यदि इस एक्सिस के अलोंग अगर वेव चल रही है तो इस एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये जिस प्लेन में ये जो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिस प्लेन में मूव करता है उसी प्लेन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसी प्लेन में, जिस प्लेन में ये मोशन कर रहा है, उसी प्लेन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल पोलराइजेशन। लेकिन यदि मान लीजिए परपेंडिकुलर हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह, यदि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो उसको हम परपेंडिकुलर प्लेन पोलराइजेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पैरेलल प्लेन पोलराइज्ड है, दैट मीन्स जिस प्लेन में यह वेव मूव कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव करता है, उसी प्लेन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उस फिनोमेना को या उस पोलराइजेशन को हम पैरेलल प्लेन पोलराइजेशन के नाम से जानते हैं। और इन दोनों को हम, ये जो अलग अलग इनको नाम से जानते हैं, इसको हम जो नाम देते हैं इसको लॉन्गिट्यूडिनल के नाम से जानते हैं। इसका नाम लॉन्गिट्यूडिनल जीमान इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से इसको ट्रांसवर्स जीमान इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये जो सर्कुलरली प्लेन पोलराइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है उसको लॉन्गिट्यूडिनल जीमान इफेक्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इनका जो पोलराइजेशन होता है वह पैरेलल होता है। पैरेलल दैट मीन्स जिस प्लेन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चलता है उसी प्लेन पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होता है तो उसे हम पैरेलल प्लेन पोलराइजेशन के नाम से जानते हैं और इसको हम ट्रांसवर्स जीमान इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। अब ये जो फिनोमिना जनरेट हुई है इसके पीछे रीजन क्या है, इसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर ये जो फिनोमिना जनरेट हुई है इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके लिए हम यहाँ पर क्वांटम नंबर्स का सहारा लेते हैं। क्वांटम नंबर्स ऐसे नंबर हैं जो कि किसी भी
एटम के स्ट्रक्चर को पूर्ण रूप से डिफाइन करते हैं। इसलिए किसी भी इस एटम को अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें उसका क्वांटम नंबर्स या क्वांटम नंबर्स की सहायता से उस एटम के पूरे स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ हमने लिया है कि मान लीजिए कोई एग्जांपल्स लेकर हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन किया जाता है। सपोज करें कि मेरे पास किसी एक स्ट्रक्चर के लिए या किसी एटम के लिए L इक्वस टू 1 है और L इक्वस टू 2 है। ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं उनकी सहायता से हम एटम का स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है। तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स L इक्वस टू 1 और L इक्वस टू 2 है। यदि हम इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में अगर बात करें तो ये सिंगल एक लाइन में रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो उस कंडीशन में ये जो इसका स्पेक्ट्रा है वह स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट दैट मीन्स यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 होगी। यहाँ जो स्प्लिट होगा, चूंकि हम जानते हैं कि यदि L का मान कोई नंबर्स दिया गया है कि यहाँ पर L का मान यानी कि L के पर्टिकुलर वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग ml की जो वैल्यू होती है -L2 + L तक लिखी जाती है। यानी कि L इक्वस टू अगर 1 है तो ml का मान होगा 1 0 -1 के बराबर। इसी प्रकार से L इक्वस टू 2 है तो ml के मान होंगे 2 1 0 -1 और -2 के बराबर। तो इसके अकॉर्डिंग इस रेंज में यह स्प्लिट हो जाते हैं। यहाँ पर L बराबर 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग इस प्रकार से ये स्पेक्ट्रा में स्प्लिट होता है। L बराबर 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग यह 3 लाइन में स्प्लिट होता है। अब यहाँ पर कौन सा ट्रांजिशन वैलिड होगा उसके लिए सिलेक्शंस रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग डेल ml का मान 0 या ±1 होगा। यानी इसी वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन होंगे वही वैलिड होंगे, बाकी ट्रांजिशंस वैलिड नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 इनके ट्रांजिशन को चेक करते हैं। अगर -2 से अगर -1 में जाता है तो इसकी वैल्यू -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग होगी। यानी कि यहाँ से अगर ये ट्रांजिशन होता है तो -2 में से -1 को अगर माइनस करेंगे तो -1 के बराबर आएगा। तो ये -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया एक। अब दूसरे ट्रांजिशन में क्या हो सकता है, -2 0 में नहीं जा सकता है, -2 + 1 में नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन ये वैलिड नहीं होंगे। अब -1 से -1 में जाएगा तो 0 आएगा। -1 से -1 बाय 1 हम चेक करेंगे। यहाँ पर -1 से कहाँ चला गया ये -1 में, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन यानी डेल ml की वैल्यू 0 के बराबर आएगी। अब -1 से कहाँ जा सकता है ये 0 1 में 0 में, तो -1 में से 0 को अगर यहाँ माइनस किया तो इसकी वैल्यू -1 के बराबर आएगी। -1 से कहाँ चला गया ये +1, तो -2 हो जाएगा जो कि इनवैलिड होगा। अब 0 वाले की बात करते हैं। 0 वाला +1 में जाएगा तो 0 जब आएगा यहाँ से यहाँ पर 0 से +1 में, तो ये -1 में आ जाएगा 0 -1, तो
ये हो जाएगा। 0 से 0 में अगर ट्रांजिशन होता है तो ये 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। अब 0 वाला कहाँ जा सकता है? -1 में जा सकता है। तो 0 वाला अगर -1 में जाता है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन आएगा वह +1 के बराबर आएगा, यानी 0 - 1 होगा। अब इसी प्रकार से +1 चेक करें। +1 में जाएगा तो 0 आएगा। +1 से +1 में अगर जाता है तो ये 0 पर वैल्यू आएगी, यानी 0 ट्रांजिशन जो डेल एम एल की वैल्यू 0 होगी। अब +1 वाला +1 में गया तो 0 हो गया। +1 वाला 0 में जा सकता है तो इसकी वैल्यू +1 के बराबर। +1 वाला सीधा ट्रांजिशन होके कहाँ चला गया? 0 में, तो ये +1 के कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू होगी। अब +1 वाला अगर -1 में जाएगा तो वैल्यू +2 हो जाएगी, जो कि इनवैलिड है। अगेन सी +2 को चेक करें। +2 अगर +1 में जाता है तो इसका ट्रांजिशन होगा +1 के बराबर। तो ये यहाँ पर हो गया ट्रांजिशन। इसी प्रकार से +2 0 में नहीं जा सकता है, +2 -1 में नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर इतने हमारे पास +1 और 0 और -1 ट्रांजिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग वैलिड ट्रांजिशंस हमें प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम स्पेक्ट्रा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो डेल एम एल की जो वैल्यूज आई है वह इतनी आती है। अब यहाँ पर ये जो -1 मिला है इसको हम जो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशंस आएगा वह डेल माइनस डेल न्यू होगा, और यहाँ जो प्लस आया है उसे हम कहेंगे न्यू प्लस डेल न्यू के बराबर। तो इस प्रकार से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में जो वेरिएशंस आते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वैलिड थ्री ट्रांजिशंस होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो स्पेक्ट्रा मिल रहा है ये पूरा की पूरा एक्सप्लेनेशंस होता है कि 3 हमें क्यों मिलते हैं और यहाँ पर 2 क्यों मिलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि यहाँ पर सिर्फ वैलिड 3 ट्रांजिशन है, इसलिए सिर्फ 3 स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर ये जो डेल न्यू आया है, यानी कि इनकी जो शिफ्टिंग हुई है, एक तो यहाँ पर लोअर फ्रीक्वेंसी की ओर शिफ्ट होगा, यानी कि इसको अगर हम देखें तो ये न्यू वाला होगा, और एक जो वैल्यू होगी न्यू प्लस डेल न्यू होगी, और एक की वैल्यू डेल माइनस ये होगी। तो ये जो डेल न्यू है वह डिस्टेंस अप एंड डाउन होती है, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशंस आते हैं। अब यदि हम इसको या इस टर्म को हम जीमान शिफ्ट के नाम से जानते हैं, जीमान शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। तो जीमान शिफ्ट की वैल्यू हमें यहाँ पर डिटरमाइन करनी होगी। तो जीमान शिफ्ट को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इसको या डेल न्यू को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, इसको हम जीमान शिफ्ट के नाम से जानते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम बोर मॉडल्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। बोर मॉडल के अकॉर्डिंग एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अगर इस पैटर्न को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो इस कंडीशन में यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों ओर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं।
अब इलेक्ट्रॉन का मास m मान लेते हैं और ये जो है वह r रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब चूंकि यहाँ पर ये जो इस टाइप का जो हमने एटम एज्यूम किया है, इसके ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है। मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लगाते हैं तो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है या कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिवॉल्व करते हैं। अगर रिवॉल्व करते हैं तो इसके सेंटर की ओर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r होता है, mv² अपॉन r होता है, जहां पर इसकी v टेंजेंट वेलोसिटी है v, और v इक्वल्स टू होता है ओमेगा r, जो कि ये इस रिलेशन से डिफाइन किया जाता है। तो fc इक्वल्स टू होगा m v² यानी r² बाय r, यानी कि m ओमेगा² r के बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर fc इक्वल्स टू ये प्राप्त होगा नॉर्मल सिचुएशन में। अब जैसे ही इस एटम के ऊपर यदि मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लगा देने पर यदि ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है, अगर क्लॉकवाइज दिशा में इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया दोनों एटम के ऊपर, यानी कि ये जो प्लेन पेपर दिया गया है उसके परपेंडिकुलर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो उस कंडीशन में इसका जो लॉरेंज फोर्स अप्लाइड होगा, क्योंकि जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो यहाँ पर लॉरेंज फोर्स अप्लाइड हो जाता है और उसका मान q v क्रॉस b के बराबर होता है। यदि ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में अगर घूम रहा है तो ये लॉरेंज फोर्स की दिशा अंदर की तरफ होगी। तो जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज होकर ओमेगा 1 हो जाती है और ओमेगा 1 की वैल्यू होगी वह नॉर्मल वाले की तुलना में ज़्यादा होगी। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज दिशा में अगर रोटेट कर रहा है तो उस कंडीशन में fc अंदर की ओर लग रहा है, खुला fc अंदर की ओर लग रहा है, लेकिन लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाती है। तो उस कंडीशन में इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो चेंज होकर ओमेगा 2 हो जाती है। इस कंडीशन में इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वह इनिशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी से यानी कि इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से कम हो जाती है। तो इस कंडीशन में यदि हम इनको एक इक्वेशन के थ्रू अगर डिफाइन करें तो fc प्लस fl इक्वल्स टू m ओमेगा 1 स्क्वायर r होगा और इसी प्रकार से fc माइनस fl इक्वल्स टू m ओमेगा 2 स्क्वायर r के बराबर इनकी वैल्यूज आएगी। अब यहाँ से सबकी वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर इसको अगर सिंप्लीफाई करें इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E है v क्रॉस b और v इक्वल्स टू ओमेगा r के बराबर होता है और v की वैल्यू v होगी। तो यहाँ से b e r इंटू ओमेगा के बराबर इसका मान आ जाएगा। अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर
क्या होगा, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वह आया था हमारे पास, ऊपर लिखा हुआ है एम ओमेगा स्क्वायर। जैसे ही हम लॉरेंज फोर्स लगा देते हैं या मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, उस कंडीशन में एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी है वह ओमेगा 1 हो जाती है और इक्वल्स टू एम ओमेगा 1 स्क्वायर आर। और इसी प्रकार से इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, एम स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस बी ई आर ओमेगा 2 इक्वल्स टू एम ओमेगा 2 स्क्वायर आर होगा। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशंस हमें प्राप्त हुई है, इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें ओमेगा 1 स्क्वायर और यहाँ पर ओमेगा 2 की टर्म में अगर हम डिफाइन करें तो यहाँ पर वैल्यूज क्या आएगी, यहाँ से ओमेगा 1 और ओमेगा 1 की टर्म में यहाँ से एम, यहाँ पर एम अगर यहाँ से डिवाइड अगर करें और आर को भी हम यहाँ से एम आर को गायब कर देते हैं, यानी एम आर को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर और प्लस बी ई और आर से आर कैंसल और ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा 1 स्क्वायर हो जाएगा, या फिर ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस बी ई बाई एम ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ओमेगा 2 का मान आएगा ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस बी ई बाई एम ओमेगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ जाता है। अब यदि हम ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी सहायता से अगर हम डिटरमाइन करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग माइनस बी यानी बी ई बाई एम माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर बी ई बाई एम का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 ओमेगा स्क्वायर और बाई इसके बटे में आ जाएगा बाई 2a यानी 2 इंटू 1 के बराबर इसका मान आ जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 कॉमन निकाल लिया मैंने, 4 कॉमन निकल जाएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और बी ई बाई 2m प्लस माइनस रूट ऑफ बी ई बाई 2m 4 का अंदर कर दें माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर ओमेगा 1 का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से ओमेगा 2 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ओमेगा 2 का जो मान आएगा वह आएगा माइनस बी ई बाई एम और प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी बी ई बाई होल स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा। माइनस बी तो 4ac माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा और बाई 2a यानी 1 के बराबर, तो माइनस बी ई बाई 2m सेम एज इट इज, उसके जैसा ही कर ले हम लोग इसको भी, बी ई बाई 2m का होल स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर के बराबर, यहाँ पर 4 आएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई हमारे पास ओमेगा 2 की वैल्यू। चूंकि मुझे निकालना है यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये बी ई बाई 2m की वैल्यू है, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू ओमेगा, यानी कि इसका मान बहुत ही छोटा है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये जो वैल्यूज हमारे पास है इसका मान बहुत ही छोटा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर
ये जो वैल्यूज आएगी वह कितनी आएगी, यहाँ पर हम ध्यान से देखें। यहाँ पर भी मेरे पास -b, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, यहाँ पर भी प्लस आएगा और यहाँ पर भी प्लस आएगा। तो ये वैल्यू बहुत छोटी होने के कारण से यहाँ से गायब हो जाएगी, हम इसको निग्लिजिबल मान सकते हैं। तो BE/2m प्लस माइनस ओमेगा जाएगा। इसी प्रकार से ω2 इक्वल टू -BE/2m प्लस माइनस ओमेगा के बराबर इसका मान आ जाएगा। नाउ सिंस हमें ω1 माइनस ω2 निकालना है, या ω2 माइनस ω1 भी फाइंड किया जा सकता है। तो ω1 में से ω2 को अगर माइनस किया जाए तो यहाँ पर वैल्यूज आएगी BE/2m, और यहाँ अगर हम प्लस वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए प्लस वैल्यू ले लेते हैं, तो प्लस वैल्यू रहेंगे तो b इसमें से प्लस लिया तो यहाँ से भी प्लस, इसको अगर माइनस करेंगे तो ये माइनस वाला प्लस से कैंसल आउट हो जाएगा और ये BE का मान आ जाएगा। BE बराबर क्या आ जाएगा, 2BE/2m के बराबर, यानी BE/m के बराबर इसका मान आ जाता है। अब ये जो BE/2m आया है, यदि हम इसको डेल ओमेगा मान लेते हैं, क्योंकि मुझे निकालना था डेल न्यू, क्या निकालना है मुझे, ओमेगा इक्वल्स टू 2 न्यू होता है, तो यहाँ से डेल ओमेगा इक्वल्स टू 2 इंटू डेल न्यू निकाल सकते हैं। तो डेल न्यू इक्वल्स टू ω/2 होगा। ओमेगा यानी डेल ओमेगा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो BE/2m के बराबर इसका मान आ जाता है। तो डेल न्यू का मान यहाँ पर कितना आएगा, BE/2m के बराबर होगा, यानी कि ये जो शिफ्टिंग होगी, जीमान शिफ्ट जिसको हम कहते हैं, जीमान शिफ्ट की वैल्यू होगी वह डेल न्यू इक्वल्स टू डेल ω/2, यानी BE/2 के बराबर 2m के बराबर इसका मान आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जीमान शिफ्ट को डिटरमाइन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जीमान शिफ्ट एक्चुअल में ये जो हमारे पास अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर इसका जो यूज़ है वो 5G के अंदर किया जा रहा है। सबसे मेन एप्लीकेशन अब जनरेट हो रहा है जीमान इफेक्ट का 5G के अंदर, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़ अभी हम लोग कर रहे हैं जीमान शिफ्ट को। ये जो सर्कुलरली पोलराइजेशन यहाँ जो मिल रहा है, ये जो पैरामीटर्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, इस पैरामीटर का उपयोग 5G के अंदर किया जा रहा है। तो इसको हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मान सकते हैं, क्योंकि हम आजकल 5G की ओर बढ़ रहे हैं, इसके लिए इसका यूज़ सबसे ज़्यादा या एप्लीकेबल सबसे ज़्यादा इसके अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से नॉर्मल जीमान इफेक्ट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।